तो ये कहना कि महागठबंधन का माहौल है, ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कई कारण गिनाए क्यों माहौल है, पहले ही बताए। क्योंकि एक ट्रैक्शन होता है, एक माहौल होता है, मेरी समझ से कई चीजों को लेकर, चाहे सामाजिक समीकरण को लेकर हो, वोट बैंक को लेकर हो, माहौल को लेकर हो, लोगों की अपेक्षाओं को लेकर हो, नीतीश जी के इमेजरी की बात हो, है कहाँ, वगैरह वगैरह। और इस प्रकार से बिहार देखिए, उसको मिले कुछ ना, लेकिन वहां का जो वोटर है ना, वो राष्ट्रीय राजनीति ही करता रहता है, तो वो माहौल से भी प्रभावित होता है। मैं मानता हूं आपकी बात कि फ्रीबीज का असर होता है, खास तौर से गरीब राज्य में। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वो उसका फायदा कितना ही लोग ले पाएंगे, ये कहना बेहद मुश्किल है। क्योंकि बिहार का आदमी अभी मेरे ख्याल से वो अवसर खोज रहा है, कमाई खोज रहा है। फायदा होगा एनडीए को इससे, लेकिन कितना होगा ये बहुत मुश्किल है। सामाजिक समीकरण की बात की मैंने। आप सामाजिक समीकरण में एक चीज देखिए, जो एक बहुत बुनियादी फर्क आया है, वो ये आया है कि कांग्रेस एक विकलांग सी पार्टी थी 2020। कम से कम नैरेटिव में, कम से कम बोल में, कम से कम सड़क पर इस बार वो गौण नहीं है। और वो गौण अगर नहीं है, और जिस प्रकार से वो वोटों को टारगेट कर रहे हैं, भले उनका भी संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन जो दलित वर्ग है या कुछ जो परंपरागत कांग्रेसी वोट रहे हैं, वो अगर वो जुड़ जाते हैं, जिससे तेजस्वी को फायदा होगा, भले ही कांग्रेस को फायदा ना हो। तो मैं इस आधार पे कह रहा हूं, और मैंने ये भी कहा कि एनडीए के पास जो बाकी दलों के नेता हैं, वो जाति वाले नेता हैं। और जाति के नेता का मतलब ये नहीं है कि सारा जाति के लोग उसी के पीछे आए, तो वो एक रैगटैग कोalition बन जाता है। नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते ही बिहार में कूदती, वो चाहती है, एक तरह से वो चाहती है कि नीतीश जी से आगे चला जाए, छुटकारा मिले। लेकिन नीतीश जी की जो इमेजरी है, उनकी उपस्थिति है, वो सवालों में है कि इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है। और दूसरी बात एक और, कि भाई नीतीश जी ही अंततः क्या करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग जितना भी कह लें, लेकिन ठिकाना है नहीं। क्योंकि एक चीज आपको मैं बता दूं, बिहार में इस बार निश्चित रूप से पिछड़े वर्गों का, पिछड़े वोटों का भी एक कंसोलिडेशन होगा। और उसमें अगर एम वाई में डी अगर जुड़ जा रहा है, और बाकी पार्टियां भी जुड़ जा रही हैं जो पार्टियां हैं, तो इससे दलित सारा मिलके एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है। नहीं तो दलित तो पासवान भी है ना, वो भी तो मतलब इस बार एनडीए के साथ में है। कह रहा हूं कि वो तो पहले भी थे, वो जब भी 2020 में भी थे। 2020 में एनडीए में नहीं थे चिराग पासवान, वो निर्दलीय लड़े थे। वो कहने के लिए नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से 43 सीट पर नीतीश जी लाए गए, उसमें जी। प्रमुख योगदान जो है इनकी पार्टी का था, चिराग पासवान का। और हम्म। ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के हवा भरने से ही वो थे वहां। तो जी। इसलिए वो माना जाएगा यही कि वो एनडीए के साथ थे। वो बात नहीं, मैं जो परिवर्तन आया वो मैं ये कह रहा हूं कि जो दलित वोट है, महादलित वोट है, उस वोट में निश्चित रूप से कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। भले उसका फायदा उसको ना मिले, हम्म। लेकिन एक वोट भी काटेगा पासवान का, चाहे एक वोट काटेगा मांझी का, और तो वो वोट जुड़ेगा ना। आप एक चीज देखिए ना, मैं उत्तर प्रदेश का देखता हूँ, क्या हुआ 2024 के चुनाव में। क्या ये इससे इनकार किया जा सकता है कि दलित वोटों का कोई जो है मूवमेंट इधर इन आईएनडीआई ये अलायंस सपा कांग्रेस की तरफ नहीं हुआ? मैं नहीं कह रहा हूं टोटल, लेकिन हुआ, और जबरदस्त हुआ। और होने से पूरा जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव पलट गया। तो क्या होता है कि अब जबकि नीतीश जी का भविष्य का कुछ अता पता नहीं है, कोई बयान नहीं आता है, क्या है, कौन सी चीज होगी आगे, उसमें ये वाला वोटर जो है, दलित, महादलित और जो पिछड़ा है, जो जिसको एमबीसी कहते हैं, वो भी डोले हुए हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। एक और बात, प्रशांत किशोर, आपको क्या लगता है कि बदले हुए परिस्थितियों में प्रशांत किशोर किसका वोट काट सकते हैं, खास तौर से अर्बन सीटों पे?
या अर्बन सीटों पे भी नहीं, अगर रूरल सीटों, सेमी अर्बन सीटों पर भी जाएं तो ज्यादा वो अगड़े वर्ग का वोट काटेंगे, और अगड़ा वर्ग अब तक एक जबरदस्त 100% वाला स्थिति है, जो वोट बैंक बीजेपी के साथ था। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, वो महागठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं बात इस इसलिए कह रहा हूं कि जो सी वोटर का एक मंथली ट्रैकर चल रहा है, उसमें पिछले 3-4 महीनों में प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर का जो उनको पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ रही है। वो वोट मिलेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। उनको मुख्यमंत्री के तौर पे 20% से अधिक लोग जो है पसंद कर रहे हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये लोग सिर्फ एनडीए का ही वोट काटेंगे, वो तो हो सकता है कि महागठबंधन का भी वोट काटें। देखिए, महागठबंधन का प्रशांत किशोर मेरे असेसमेंट में वोट कम काटेंगे। और प्रशांत किशोर अगर ऐसा आंधी बनते तो आज वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होते। मैं मानता हूं कि बहुत सिस्टमैटिक हैं, मैनेजमेंट उनका अच्छा है, रिसोर्सेस भी है, मेहनत भी की है, सब कुछ है। लेकिन अंततः जब बात आएगी तो इस बार पोलराइज्ड इलेक्शन ही होगा। अब पोलराइज्ड इलेक्शन में एकदम मान के चलिए कि प्रशांत किशोर इस बार चिराग पासवान वाला काम करेंगे, और मेरा असेसमेंट है कि वो एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे अर्बन सीटों पर या सेमी अर्बन सीटों। जी सतीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे सतीश कुमार सिंह, जिन्होंने कि जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना आकलन प्रस्तुत किया। सतीश जी ने 2 बातें मुख्य रूप से कही है कि महागठबंधन का पलड़ा उनकी नज़र में भारी है, और वो ये बात 2 तथ्यों के आधार पे कह रहे हैं। पहली बात सतीश जी का ये कहना है कि जो एमवाई है, मतलब मुस्लिम और यादव जो वोट माना जाता है कांग्रेस, आरजेडी का, उसमें इस बार डी जुड़ सकता है। राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं, उससे दलित वोट भी कुछ हद तक आ सकता है और वो बाजी पलट सकता है। दूसरी बात सतीश जी का कहना यह है कि एक तरफ तो महागठबंधन में दलित वोट जुड़ सकता है, और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर, उनका आकलन यह है कि एनडीए को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जो भूमिका चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में निभाई थी, वो इस बार प्रशांत किशोर निभा सकते हैं, जिस तरह से जेडीयू की सीटें पिछली बार कम हुई थी। हालांकि ये बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चिराग पासवान इस बार निर्दलीय नहीं है, मतलब वो एनडीए का हिस्सा है और उनके पास भी करीब 5 से 6% वोट है।